Everyone, now we will discuss about the low birth weight baby. लो बर्थ वेट बेबी मीन्स कि बच्चे का बर्थ वेट होता है दैट इज़ द लेस देन 2.5 kg या फिर 2500 ग्राम एट द टाइम ऑफ बर्थ. ओके, और उसमें भी दूसरा एक और कंडीशन है कि 2.5 kg से बर्थ वेट कम होगा, बट बच्चे का बर्थ में भी क्या हो सकता है, एट द फुल टर्म गेस्टेशनल एज में बच्चे का बर्थ होगा, बट उसका बर्थ वेट होगा जब 2.5 kg से कम होगा, तो उस बेबी को हम क्या बोलेंगे, लो बर्थ वेट बेबी. वी विल क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट सेकंड. फर्स्ट होता है दैट इज़ द वेरी लो बर्थ वेट इन्फेंट. और वेरी लो बर्थ वेट इन्फेंट उस बच्चे को बोलते हैं जिसकी बर्थ वेट होती है 1500 ग्राम से कम होती है, तो उस बच्चे को हम क्या बोलेंगे, उस दैट इन्फेंट इज नोन एज द वेरी लो बर्थ वेट इन्फेंट. सेकेंड थिंग्स इज द एक्सट्रीमली लो बर्थ weight infant. Whenever birth weight is the less than 1000 gram, that baby is known as the, या that infant is known as the extremely low birth weight infant. सेकेंड थिंग्स इज द प्री टर्म बेबीज. प्री टर्म बेबीज मीन्स होता है जब बेबी बॉर्न होता है बिफोर 37 completed weeks. Okay, that baby is known as the प्री टर्म बेबी. कॉजेज में क्या होता है कि फर्स्ट वन विल डिस्कस अबाउट द मैटरनल कॉज. इन द मैटरनल कॉज फर्स्ट वन, इफ मदर हाइट इज शॉर्ट, मदर की अगर हाइट कम है तो उसमें क्या होगा कि बच्चे पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है. सेकेंड वन इज द इफ मदर इज प्राइमी और ग्रांड मल्टीपारा, दैट कैन ऑल्सो कॉज. नेक्स्ट वन इज द टीनेज प्रेगनेंसी, अगर मदर प्रेग्नेंट हो गई या कंसीव कर लिया ड्यूरिंग टीनेजर एज में, दैट कैन ऑल्सो कॉज. नेक्स्ट वन इज द लो प्री प्रेग्नेंट वेट, मीन्स कि कंसीव करने से पहले अगर मदर माल नरिश्ड है या फिर वेट उसका क्या है, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, तो उस कंडीशन से में मे बी बेबी क्या होगा, लो बर्थ वेट होगा या फिर प्री टर्म बेबी हो सकता है. नेक्स्ट वन इज द मैटरनल इलनेस. मैटरनल इलनेस में लाइक आई मदर इज सफरिंग फ्रॉम द एनीमिया, हार्ट डिजीज, मलेरिया. ओके, next one is the complication of pregnancy. If mother is suffering from the PIH, that is the pregnancy induced hypertension. Next one है smoking या alcoholism या drug abuse by mother. If mother is primary smoker या secondary smoker. Okay, second things, if mother is consume alcohol या फिर liquor consume कर रही है तो that can also cause. Yeah, next one, drug abuse means कि without doctor prescription, if mother is taking any medicines, so that medicines may be harmful for their babies. Next one है poor weight gain during pregnancy. अगर मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर नॉर्मल वेट गेन नहीं कर रही है तो बच्चे का भी क्या होगा, नॉर्मल वेट गेन नहीं होगा. एंड नेक्स्ट वन इज द प्रीवियस सिमिलर बेबीज, मीन्स कि प्रीवियस जो बेबी है दैट इज ऑल्सो सेम, मीन्स कि प्रीवियस बेबी भी क्या है, लो बर्थ वेट है या फिर प्री टर्म है, तो ये भी बेबी क्या होता है, उसमें भी थोड़ा लिटिल बिट चांसेस होते हैं होने के. प्लेसेंटल फैक्टर्स. प्लेसेंटल फैक्टर्स में मे बी देयर इज अ डिसऑर्डर और डिसऑर्डर ऑफ द प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन हो सकता है, एब्रप्टी ऑफ प्लेसेंटा होगा, सिंगल अम्बलाइकल आर्टरी होगी, या फिर देर इज एनी स्ट्रक्चर या फंक्शनल एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा या अम्बलाइकल कॉर्ड. नेक्स्ट वन है रिस्क फैक्टर में क्या हो सकता है, क्या क्या फीटल फैक्टर्स है जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं लो बर्थ वेट बेबीज के लिए. फर्स्ट, बेबीज दैट आर जनरली स्मॉलर. फर्स्ट बेबी नॉर्मली क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं कंपेयर टू द सेकेंड बेबी, बट इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है कि हाँ ऐसा क्यों होता है. सेकेंड वन है ट्विन या मल्टीपल प्रेगनेंसी, मीन्स कि मदर क्या है, मे बी ट्विन प्रेगनेंसी है या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो इससे सारे जो फीटस होते हैं मीन्स कि मे बी 3 उसने कंसीव किया है सेम टाइम पे, तो ये क्या होगा कि मीन्स कि प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल पाता फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नेक्स्ट वन है इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर इन्फेक्शन है तो दैट इन्फेक्शन ऑल्सो ट्रांसफर टू द बेबी बाय प्लेसेंटा. नेक्स्ट वन है मे बी जेनेटिक है या क्रोमोजोमल एवरेशन है, तो ये क्या करेगा, ये भी इम्पैक्ट करता है. ओके, मैनिफेस्टेशन में वी विल डिवाइड इन टू पार्ट, एनाटॉमिकल मैनिफेस्टेशन एंड फंक्शनल
मैनिफेस्टेशन। एनाटॉमिकल मैनिफेस्टेशन में जब हम बच्चे का बर्थ वेट देखेंगे तो उसका क्या होगा, 2.5 kg से कम होगा, और लेंथ क्या होगा, दैट इज द लेस देन 44 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट वन है हेड एंड एब्डोमेन। हेड एंड एब्डोमेन क्या होगा, दैट इज द रिलेटिवली लार्ज होगा। स्कल बोन दैट इज ऑल्सो सॉफ्ट होगा, और जो सूचर्स होंगे दैट इज द वाइड, और जो फोंटेनल्स होंगे वो क्या होंगे, पोस्ट फोंटेनल्स होंगे। जब हम हेड सर्कम्फरेंस चेक करेंगे तो हेड सर्कम्फरेंस क्या होता है, चेस्ट सर्कम्फरेंस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। पिन्ना ऑफ ईयर दैट इज ऑल्सो सॉफ्ट एंड फ्लैट होगा। आईज होगा दैट इज नॉर्मली क्लोज्ड होगा, बच्चा आई हमेशा क्या करेगा, क्लोज करके रखेगा। स्किन क्या होगा, दैट इज द रेड शाइनी स्किन, एंड दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, एंड दैट इज ऑल्सो कवर्ड बाई द प्लेंटीफुल लैनिगो एंड वर्निक्स कैसियोसा। नेक्स्ट वन है प्लांटर क्रीसेस। जब हम चेक करेंगे दैट इज नॉट विजिबल, प्लांटर क्रीसेस हमें नहीं दिखाई देंगे। टेस्टिकल्स, ओके, नाउ जेनाइटल ऑर्गन्स में टेस्टिकल्स क्या होगा, दैट इज द अनडिसेंडेंट। जो टेस्टिस क्या होगा, टेस्टिस वो क्या होगा, स्क्रोटम में डिसेंड नहीं होगा, या फिर जब हम पाल्पेट करेंगे उसके स्क्रोटम के तो इसके स्क्रोटम में हमें टेस्टिस नहीं फील होंगे। लेबिया माइनोरा क्या होगा, दैट इज ऑल्सो एक्सपोज्ड, बिकॉज लेबिया माइजोरा क्या होता है, दैट इज ऑल्सो इन कॉन्टेक्ट विथ लेबिया माइनोरा। नेल्स होगा दैट इज ऑल्सो नॉट प्रॉपर ग्रो, नेल्स प्रॉपरली ग्रो नहीं होंगे। फंक्शनल में क्या होगा, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम देखेंगे तो बच्चा क्या होगा, लिथार्जिक होगा, इनएक्टिविटी होगा, पुअर कफ रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम देखते हैं 1/3 बेबीज क्या होता है, हैव अ पीडीए। पीडीए मीन्स होता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। जितने भी लो बर्थ वेट या प्री टर्म बेबी होता है उसमें पीडीए जो होता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस क्या होते हैं, क्लोज नहीं होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है आरडीएस होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा, पल्मोनरी एस्पिरेशन होगा, लैक्टेसिस भी ऑल्सो कॉमन। जीआई में जब हम देखते हैं तो देयर विल बी डिफिकल्टी इन फीडिंग, एंड दिस इज मेनली ड्यू टू द पुअर सकिंग। पुअर सकिंग नहीं होता या फिर सकिंग रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से बच्चों को फीडिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होते हैं। स्टमक की कैपेसिटी क्या होगी, स्मॉल होगी, हिपैटिक इमेच्योरिटी होगी, और इसकी वजह से क्या होगा कि हाइपर बिलिरुबिमिया होगा। मीन्स कि बच्चे के अंदर क्या होगा, हिपैटिक इमेच्योरिटी की वजह से बच्चे को हमें जॉन्डिस हमें दिखाई देगा। बच्चे के अंदर क्या होगा, डिहाइड्रेशन एंड हाइपोक्सिया भी कॉमन होगा। नेक्स्ट वन है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन क्या होता है, जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है वो इमेच्योर होता है, जिसकी वजह से हीट लॉस बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होता है। और नॉर्मली इसमें क्या होता है कि प्री टर्म बेबी या फिर लो बर्थ वेट बेबी में हमें हाइपोथर्मिया सबसे ज़्यादा मिलता है। यूएस में क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम में क्या होगा, रीनल इमेच्योरिटी होगा प्री टर्म बेबी में या फिर लो बर्थ इन वेट बेबी में, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ये सारे बढ़े होंगे और हमें एसिडोसिस और डिहाइड्रेशन भी हमें मिलेंगे। इन्फेक्शन होगा बिकॉज देर इज अ लो लेवल ऑफ आईजीजी एंटीबॉडीज, प्री टर्म बेबी में आईजीजी एंटीबॉडीज लो होता है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब क्या क्या अगर बेबी है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस उसमें हो सकते हैं। फर्स्ट वन बर्थ एस्पेक्सिया होगा, मीन्स कि एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी क्या करेगा, पल्मोनरी जो फंक्शंस होता है उसको एस्टेब्लिश नहीं कर पाता है। सेकेंड वन देयर में भी चांसेस फॉर द सेरिब्रल हैमरेज होगा। फीटल शॉक होने के चांसेस है, बेबी का में भी हार्ट फेलियर भी हो सकता है, एडिमा भी होगा बिकॉज बच्चे का लीवर क्या होगा, प्रॉपरली मैच्योर नहीं है। इन्फेक्शन होगा बिकॉज आईजीजी एंटीबॉडीज़ क्या उनके अंदर लो लेवल है, जिसकी वजह से बच्चों को इन्फेक्शन होने के जल्दी चांसेस होते हैं। जॉन्डिस होगा बिकॉज यहाँ पे क्या बच्चे का लीवर प्रॉपरली वर्क नहीं करे या फिर प्रॉपर मैच्योर नहीं हुआ, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। और रेट्रोलेंटल फाइब्रोसिस जिसको हम बोलते हैं ROP, ये भी होने के चांसेस होते हैं।
मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, बच्चे का जैसे बर्थ होता है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, कार्ड जो अम्बिलाइकल कॉर्ड होता है उसको हमें क्या करना है, इमीडिएटली क्लैंप करना है। इमीडिएटली क्लैंप इसलिए करना है ताकि हम बच्चों को प्रिवेंट कर सकते हैं हाइपरवोलेमिया, और दूसरा चीज़ है जॉन्डिस से हमें प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इमीडिएटली क्लैंप करेंगे। एयर पैसेज को हमें क्या करना है, क्लियर करना है। एडिक्वेट ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करना है, और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, 35% ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। देन उसके बाद से सेकेंड चीज़ क्या है, जब भी डिलीवरी के बाद क्या करना है, इमीडिएटली जो सीनियर पीडियाट्रिशियन होना चाहिए, सीनियर पीडियाट्रिशियन के से ही क्या बेबी को रिसीव करना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है, जो भी एयर पैसेज होता है ऑफ म्यूकोसा दैट शुड बी क्लियर्ड। डिले क्लैपिंग नहीं करना, मैंने ऑलरेडी बताया था कि डिले क्लैपिंग नहीं करना है, इमीडिएट क्लैपिंग करना है, ताकि हमें यहाँ पे दो चीज़ों से बच्चों को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। फर्स्ट वन है हाइपरवोलेमिया, सेकेंड वन है हाइपरबिलिरुबिनिया। ओके, इसलिए हमें इमीडिएटली क्लैम्प करना है। बच्चे को हमें इमीडिएटली ड्राई करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो हमें बच्चे को कवर्ड करके रखना, ताकि हम बच्चों को हाइपोथर्मिया से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। और विटामिन के देना, दैट डोज दैट इज़ द 0.5 mg IM हमें प्रोवाइड करना है। उसके बाद से बेबी जैसे एस्टेब्लिश हो जाता है, एस्टेब्लिश होने के बाद हमें क्या करना है कि सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट है थर्मल कंफर्ट, मीन्स कि थर्मो रेगुलेशन करना है, बिकॉज बेबी का यहाँ पे थर्मो रेगुलेशन सेंटर क्या है, प्रॉपरली मैच्योर नहीं है, जिसकी वजह से हाइपोथर्मिया होने के चांसेस है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि बच्चों को हमें सेलोफोन फेन या फिर थिन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सीट आता है, उससे हमें क्या करना है, बच्चों को कवर्ड करना है, ताकि बच्चों को हम क्या करेंगे, हीट लॉस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग्स है, हमें बच्चे को साथ में क्या करना है, कंगारू केयर, हमें KMC भी स्टार्ट करना है। जैसे बेबी थोड़ा स्टेबल हो जाता है तो हमें क्या करना है, कंगारू मदर केयर भी प्रोवाइड करना, ताकि हम बच्चे को रेगुलेशन थर्मो रेगुलेशन मेंटेन करके रख सकते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी के लिए आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए, अगर कभी भी हम बच्चे को, न्यू बॉर्न बेबी होता है, अगर हम हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ऑक्सीजन देते हैं तो दिस कैन कॉज ROP, ओके, मीन्स कि जो रेटिनल जो नर्व्स होती है दैट कैन डैमेज। तो इसीलिए हमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या करना चाहिए, ज़्यादा हमें नहीं रखना चाहिए, एंड दैट शुड बी लेस देन 85%। फोटोथेरेपी पे हमें रखना है बच्चों को, क्योंकि बच्चे का क्या है, बच्चे का यहाँ पे लीवर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, तो यहाँ पे जॉन्डिस होने के चांसेस है। तो जैसे हमें दिखाई दे रहा है या फिर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है, तो हमें बच्चे को क्या करना, फोटोथेरेपी हमें प्रोवाइड करना है। फीडिंग एंड न्यूट्रिशन, अगर बच्चे का बर्थ वेट है 1200 ग्राम से कम है, या फिर गेस्टेशनल एज 30 वीक से कम है, या फिर बेबी सिक है, तो हमें क्या करना है, IV डेक्सट्रोज सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। अगर 1000 ग्राम से कम है तो हमें क्या करना है, 10% डेक्सट्रोज देना है। ओके, एंड सेकेंड थिंग्स, अगर 1000 ग्राम से कम है तो हमें क्या करना, 5% डेक्सट्रोज देना है। अगर 1000 ग्राम से ऊपर है तब हमें क्या करना, 10% डेक्सट्रोज प्रोवाइड करना है। वंस अगेन गाइज, अगर बच्चे का बर्थ वेट है, अगर 1000 ग्राम से कम है तो हम क्या करना, 5% डेक्सट्रोज देना है। अगर 1000 ग्राम से ऊपर है तब हमें क्या करना, 10% डेक्सट्रोज देना है। नेक्स्ट वन है, बेबी को हमें क्या करना है, EBM दैट इज़ द एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क हमें देना है 1 to 2 ml 4 times अ डे। और किसके थ्रू देना है, थ्रू NG ट्यूब या फिर OG ट्यूब के थ्रू हमें क्या करना है, बच्चों को प्रोवाइड करना है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में जैसे बेबी स्टेबल होता है तो हमें EBM को क्या करना है, वी कैन फोर्टिफाइड विद द ह्यूमन मिल्क, और हम उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर द एडिशनल कैलोरी या प्रोटीन के लिए हम बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। मल्टीविटामिन ड्रॉप्स भी देते हैं, ओके, दैट कंटेन फोलिक एसिड, और इस जैसे कब देंगे, जब बच्चे का एज होता है 2 वीक्स हो जाता है, तब हम क्या करेंगे, मल्टीविटामिन ड्रॉप्स भी हम दे सकते हैं। आयरन सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे आफ्टर 2 to 3 वीक्स। विटामिन E भी प्रोवाइड बच्चों को हम कर सकते हैं, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम द हीमोलाइटिक एनीमिया एंड एडिमा।
वेट रिकॉर्ड करना है। ओके, तो हमें क्या करना, मीन्स कि केयरफुली वेट रिकॉर्ड करना, ताकि हमें ये पता चले कि बच्चे का कितना वेट लॉस हो रहा है और कितना वेट गेन हो रहा है। तो नॉर्मली जो लो बर्थ वेट बेबी जो होते हैं ये क्या करते हैं, फर्स्ट 3 to 4 डेज में इनका क्या होता है, 10 to 15% क्या होता है, बर्थ वेट लॉस होता है। मीन्स कि 10 to 15% क्या होता है, इतना ज़्यादा इनका वेट लॉस होता है। देन वेट रिमेन्स स्टेशनरी फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 डेज, और ये धीरे धीरे गेन होना शुरू हो जाता है 4 to 5 डेज के बाद एट द रेट ऑफ 1 to 1.5% ऑफ बॉडी वेट, और रिगेन हो जाता बाय द एंड ऑफ द सेकेंड वीक। और 2 वीक तक ये क्या होता है, जितना लॉस हुआ होता है उतना क्या होता है, गेन हो जाता है। इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करेंगे। डोज क्या होता है, जो प्री टर्म बेबी होते हैं, लो बर्थ वेट बेबी होते हैं, उसमें हम डोज क्या होते हैं, रिड्यूस नहीं करते। और हम कब करेंगे, जब बेबी डिस्चार्ज होता है तब 0 डेज वैक्सीन हम क्या करेंगे, या 0 डोज वैक्सीन हम क्या करेंगे, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। बर्थ के टाइम में नहीं देना, जब डिस्चार्ज होता है, बेबी स्टेबल होता है, तब हम क्या करेंगे, बच्चे को इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करेंगे। फैमिली सपोर्ट देंगे। कभी भी अगर हम कोई भी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं बेबी को, तो हमें क्या करना, पेरेंट्स को भी इनकरेज करना ताकि वो भी पार्टिसिपेट हो। बट हमें कभी भी पेरेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करते तो हमें हमारे माइंड में होना चाहिए, वी शुड ऑल्सो प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम इन्फेक्शन। तो एसेप्टिक टेक्निक के थ्रू हमें क्या करना है, पेरेंट्स को भी मोटिवेट करना है पार्टिसिपेट होने के लिए, ताकि बच्चा जब डिस्चार्ज होकर घर पे जाए तो एटलीस्ट पेरेंट्स कैन ऑल्सो एबल टू गिव नर्सिंग केयर टू देयर बेबी। मदर को इनकरेज करना है, बेबी को टच करना है, और दे कैन ऑल्सो टॉक विथ हर बेबी एंड प्रोवाइड रूटीन केयर अंडर द गाइडेंस ऑफ द नर्सेज। और मदर को इनकरेज करना है KMC के लिए, और उनको असिस्ट करना है कि KMC कैसे अपने बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ कम ऑन द नर्सिंग डायग्नोसिस। फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है रिस्क फॉर द इम्पेयर्ड पेरेंटिंग रिलेटेड टू द इनएडिक्वेट बॉन्डिंग सेकेंडरी टू द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पेरेंट्स को पार्टिसिपेट करना है फॉर द फ्रैंक डिस्कशन, ताकि वो अपने जो भी कंसर्न होते हैं, जो भी फीलिंग्स होते हैं, वो क्या करेंगे, स्टाफ नर्सेज के सामने या भी जो भी हेल्थ केयर पर्सोनल है उनके सामने अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन उसके बाद से हमें क्या करना है, पेरेंट्स को हमें इंस्ट्रक्ट करना है या फिर डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि वो अपने बेसिक केयर कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक बच्चे को कैसे होल्ड करना है, कैसे डायपर चेंज करना है, या फिर बच्चे को कैसे टर्न करना है। सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस है दैट इज द इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस दैन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द डिमिनाइज्ड सकिंग। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि बेबी के अंदर सकिंग रिफ्लेक्सेस नहीं होता है, तो हम 2 तरह से देते हैं। फर्स्ट वन पैलेडा फीडिंग देते हैं। अगर पैलेडा फीडिंग नहीं कर पाता, बेबी सक नहीं कर पाता है, तब हम क्या करते हैं, NG ट्यूब या OG ट्यूब के थ्रू हम क्या करेंगे, EBM एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क को हम प्रोवाइड करेंगे। और बच्चे का हमें क्या करना है, चेक करना है कि बच्चे को फीड देने के बाद वॉमिटिंग तो नहीं कर रहा है। देन फीडिंग के टाइम में बच्चों को हमेशा सेमी सिटिंग पोजीशन में रखना है, और देन पोजीशन पोस्ट फीड देने के बाद बच्चों को हमें राइट साइड में रखना है, ना कि या फिर प्रोन पोजीशन में रखना है। थर्ड है रिस्क फॉर द इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ प्री मेच्योरिटी। तो उसके लिए हमें मॉनिटर करना है पल्स एंड रेस्पिरेशन एवरी 2 आवर्ली। देखना है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, साइनोसिस, ग्रंटिंग या नेजल फ्रेनिंग तो नहीं है। अगर है तो हमें क्या करना है, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करना है, और ऑक्सीजनेशन हमें मेंटेन करके रखना है। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द लो बर्थ वेट बेबी एंड प्री टर्म